जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इजराइल ने जब से कतर के ऊपर स्ट्राइक की उसके बाद से ही जो मुस्लिम देश हैं उनके अंदर हलचल मची हुई है। सभी देश कतर के साथ आ रहे हैं और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी एकजुटता और सॉलिडेरिटी शो करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान देशों को एक साथ आना चाहिए और इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। इस सब के बीच में नेतन्याहू का बयान आया और उन्होंने कहा है कि हम वही करेंगे जो अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के साथ किया, एलिमिनेट करने के लिए। और अगर कतर ये चाहता है या पाकिस्तान कतर की बात की, जो भी देश आतंकियों को पालते हैं, रखते हैं उनको, उनको ये मैसेज साफ है कि या तो आप उनका इलाज करें या उनको निकाल फेंकें। सीधी सी बात है, सीधा दो टूक मैसेज है नेतन्याहू का कि किसी भी तरह के आतंकवादियों को जो भी देश पाल परोस रहे हैं हम उनको नहीं बख्शेंगे। अमेरिका के ही शब्दों में उन्होंने जवाब दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो दोनों तरफ की बातें रखने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ हमास की भी बात कर रहा है, दूसरी तरफ कतर का भी साथ देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर अमेरिका फंसा हुआ नजर आ रहा है और अरब वर्ल्ड में इस सबसे हलचल मची हुई है जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सिक्योरिटी का बीड़ा उठाया हुआ है, पूरा ठेका लिया हुआ है। तो क्या बनेगा इस सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिका ने सुरक्षा का ठेका लिया था पूरे अरब वर्ल्ड का। अब वही ठेकेदार जो उनके थोड़ी चौकीदार हुए थे, आज उनकी गिरफ्त से निकल रहे हैं। नेतन्याहू है, वो किसी तरह से यूएस के कंट्रोल में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं मान रहे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, आप ट्रंप के तो हाथों से बिल्कुल निकले हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई जो अमेरिका ने किया पाकिस्तान से लादेन को एलिमिनेट करने के लिए, वही हम भी करेंगे। पाकिस्तान, कतर हो, अगर आप आतंकियों को पालेंगे या तो उनको उनको सजा दीजिए या फिर उनको निकाल फेंकिए। ये सब नहीं चलेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे अपडेट को? देखिए अंबर जी, नेतन्याहू ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो हुँ, अमेरिका ने पाकिस्तान में किया था ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने के लिए, हम हुँ, भी वही करेंगे कतर, पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज। तो डायरेक्ट चेतावनी दी है कतर को, डायरेक्ट चेतावनी दी है पाकिस्तान को। और हुँ, पाकिस्तान जो एक तरह से बोल रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट होने के लिए, तो समझने की बात है कि ओआईसी में 57 कंट्रीज है और कल 6 से 7 कंट्रीज मिले थे। पाकिस्तान इसके लिए इतना बातचीत कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि जो इस्लामिक बॉम्ब है, वो उसी के पास है। हुँ, पर सब लोग भूल चुके हैं कि इज़राइल जब 1967 में भी जब वॉर हुआ था, सारे अरब देश मिलके इज़राइल के ऊपर हमला किया था। उस समय तो इज़राइल बना हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। फिर भी उसने रिपीटेडली अरब नेशंस का जितना भी हमला है, उसको रिवर्स कर दिया, हराया बुरी तरह। अब तो जी। इज़राइल के पास टेक्नोलॉजी भी है, इज़राइल ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है कि वो अमेरिका को सप्लाई करता है। तो आप ये देखिए कि आज इज़राइल को धमकाना मतलब अपनी मौत बुलाना जैसा हो गया है। कतर को समझ में आ गया है कि अब इज़राइल को हल्के में नहीं ले सकते। और इज़राइल ने 2 साल पहले जो अक्टूबर 7 2023 को जो हुआ था, उसका बदला लिया था उस दिन। और कल 11/9 था, वही दिन जिस दिन अमेरिका के ऊपर प्लेन उड़ाए गए थे और डब्ल्यूटीसी की जो इमारत थी वो ढह गई थी। सिंबॉलिक है देश का। देखिए, एक तरह से वार्निंग दिया है कि हम ग्लोबल जिहादी टेरर को जड़ से एलिमिनेट करेंगे। कतर जो है, जितने भी इस्लामिक आतंकवादी है, उन सब का हेडक्वार्टर कतर है। कतर सबको फंड करता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं उन लोगों को प्लेटफॉर्म देता हूँ आके कि वो अपना जो डिफरेंसेस है वो एक तरह से खत्म करे। पर इन हुँ, एक्चुअल अगर आप देखा जाए, कतर इन सबको फंडिंग भी करता है और अल जजीरा जो है इसको एक तरह से लेजिटिमाइज करता है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर टेररिस्ट फंडिंग में फर्स्ट कंट्री अगर किसी का नाम आता है, वो है कतर। कतर हमेशा पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कतर का एक तरह से ऑपरेशनल हैंड है, माइंड जो है वो कतर है। पाकिस्तान इज द आर्म। ये बात समझने वाली बात है। अभी हमें एक तरह से ये भी देखना है कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी देशों के अंदर अपना उनको रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है, शहबाज शरीफ। और बोल रहा है कि हम यूनाइट करके हमको इसराइल पे अटैक करना है। अब इसराइल पे अगर अटैक होगा तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्या अमेरिका होने देगा?
आज अमेरिका का 40% जो डिफेंस परचेजेस है वो मिडिल ईस्ट में जाता है। उसके जो सबसे बड़े ग्राहक है सऊदी अरेबिया है, कतर है, और फिर बाद में यूएई है, इसराइल भी है। तो ये सब चीज जॉर्डन है, ये सब चीज बताता है कि अमेरिका के लिए डिफेंस मार्केट बहुत बढ़िया डिफेंस मार्केट है मिडिल ईस्ट। और कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस भी है। सोचिए अमेरिका का बेस होते होते कतर के ऊपर हमला किया और उन्होंने हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। देखिए, मैं तो इसराइल को एक तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को दाद देना चाहिए कि इंस्पाइट अगर अमेरिका की नामंजूरी होके भी उन्होंने अगर हमला किया, तो उन्होंने अपने देश के लोगों का बदला लिया है और वो ज़रूरी है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि इस्लामिक देशों में क्या प्रॉब्लम होगा। उनको मालूम है इससे उनका रिटेलिएशन बढ़ेगा, इस्लामिक देश यूनाइट होंगे, पर फिर भी इसराइल एक तरह से उनके साथ डीलिंग करने के लिए भी तैयार है। उनके साथ एक तरह से वार्निंग उन्होंने इश्यू कर दिया है और स्पेसिफिक नाम लिया उन्होंने पाकिस्तान का। तो जो पाकिस्तान को मेरे ख्याल पाकिस्तान से और उमेश जी, पाकिस्तान और कतर का तो डायरेक्ट नाम लिया, लेकिन और जो अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो मुसलमान और भी जो इस्लामिक देश हैं उनके साथ दोस्ती हो रही थी, यूएई और उनके बिजनेस और सबकी बात करें तो अभी फिलहाल यूएई कतर के साथ तो आया तो है, लेकिन किस तरह से बैलेंस आउट करेगा एक तरफ बिजनेस और दूसरी तरफ ये मुस्लिम सॉलिडारिटी। हालांकि पूरे जो ये इसराइल और ये फिलिस्तीन विवाद है, सब में कोई अरब वर्ल्ड में या उम्मा की अगर हम ओवरऑल बात करें, कोई ऐसी यूनिटी नजर नहीं आई है जिसे जो उम्मा उम्मा का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। देखिए, ग्लोबल उम्मा का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के ऊपर जो उन्होंने जो किया है वो निंदनीय है। एनेस्थीसिया देने दिए बिना उनके ऑर्गन्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उनको डंप कर देते हैं। यही काम ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो टर्की करता है कुर्द के साथ, और यही चाइना करता है यूगर मुस्लिम के साथ। यहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इसराइल के खिलाफ उनको सिर्फ बोलने का बहाना चाहिए, जबकि पैलेस्टीनियंस को इसराइल ने एक अलग से टेरिटरी भी दिया था। वो चाहते थे तो साथ में रह भी सकते थे, पर उनको रहना नहीं है। उनको तो एक ही चीज है, टेरर करना है। अक्टूबर 7 2023 किया क्यों? जबकि जो पैलेस्टीनियंस थे वो वहां पे आके इसराइल में काम करते थे। ये एक तरह से बताता है कि इनके ऊपर हम इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। फिर मगर इसराइल ने जो कार्रवाई की है, देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ इसराइल ने बहुत अच्छा किया बुरा किया, पर सबको अपनी सिक्योरिटी का रखने का सबको अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने का पूरा एक तरह से राइट है। बट यहाँ पे समझ में आता है कि जो हमास की लीडरशिप है उसको जो कतर से दे रहा है, लोग उसको बारे में क्यों नहीं बोलते? सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है कतर। टेरर फंडिंग जो हो रहा है कतर कर रहा है, और अल जजीरा जो है वो कतर का ऑपरेटेड ही न्यूज चैनल है। ये इसको लेजिटिमाइज करता है। हमेशा इसराइल को हम ब्लेम करते हैं, बट सबसे बड़ा जो दुश्मन है अरब वर्ल्ड का वो कतर है, और सबसे बड़ा रहनुमा जो है अरब वर्ल्ड का वो वही है। मैं ये बता रहा हूँ। और पाकिस्तान तो ऐसा भिखारी है, वो हर जगह जाके पहुंच जाता है, उसकी कोई औकात नहीं है। वो ऐसे ही में कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसके न्यूक्लियर बम इसके खुद के हैं या अमेरिका के, हमको वो भी नहीं मालूम। अब ये सिर्फ हमको ये कोरी धमकी दे रहा है। और हमने देखा है कि कैसे हमने जब नूर खान एयरबेस पे हमला किया, पाकिस्तान में कितने अर्थक्वेक आए थे। तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि हमने उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को हिट भी किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान अब जाके हर जगह जाके बताना चाहता है कि हमें साथ में रहना चाहिए, ग्लोबल उम्मा को साथ में रहना चाहिए। जो ग्लोबल उम्मा में सबसे बड़ा जो मुस्लिमों पे जो दमन कर रहे हैं वो कर रहे हैं चाइना, कोई जवाब नहीं है यूगर मुस्लिम पे। पाकिस्तान कर रहा है बलोचिस्तान के ऊपर, कोई जवाब नहीं है। टर्की कर रहा है कुर्दिस्तान लोगों के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? सिर्फ क्या पैलेस्टीनियन ही मुसलमान है? ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ अंबर जी, ये बताइए। और भी मैं तो देखिए खुद यही जो सवाल उठाती आ रही हूँ सालों से उमेश जी। जो सवाल आप और मुझसे करें, ये सवाल मैं कुछ सालों से उठा रही हूँ। और पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम जो पाकिस्तान के लिए इतना चिल्ला रहे थे, उनको ही नॉन मुस्लिम करार कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ही पूछना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जो उनके फादर ऑफ न्यूक्लियर जो है वो एक्यू खान नहीं है। वो पहले उसके जो थे वो साइंटिस्ट थे, अहमदिया साइंटिस्ट थे। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, पर पाकिस्तान उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। ऐसे तो बात करते हैं लोग। तो किस बात की मुस्लिम यूनिटी?
सबसे ज्यादा तो दमन मुसलमानों का पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन वही बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात हँसी तो मुझे इस पे आ रही है कि शहबाज शरीफ पहुँचे कतर और वहाँ पर कह रहे हैं कि सारे मुसलमान देशों को मिलकर एक साथ कतर को सॉरी इज़राइल को सबक सिखाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि अब तक जो नहीं हुआ, अब हो जाएगा इतने दिन से? क्योंकि इतने सालों से जो कुछ चल रहा है, ईरान और उसमें ये सब फ़िलिस्तीन से शुरू हुआ, फिर वो ईरान पहुँच गया, अब कतर, ये तो फैलता ही जा रहा है, रुकने का तो नाम नहीं ले रहा। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो है ये जो स्थिति है मिडिल ईस्ट में, इसमें सब लोग जो 4 नेशन है वो मुसलमानों देश का रहनुमा बनना चाहते हैं। एक तो है एर्दोगान टर्की के, जिन्होंने हागिया सोफिया जो चर्च था उसको मॉस्क में बदल दिया। सेकंड है अपना कतार, ये भी एक तरह से मुसलमान देश में अपनी एक तरह से बताना चाहता है कि मैं इसके अंदर मैं भी बनना चाहता हूँ। पर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है सऊदी। सऊदी एक तरह से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी तूती बोलती है, और ओपेक के अंदर भी वो चेयरमैन है, और क्योंकि उसको अमेरिका का सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान आज की डेट में इस्लामिक वर्ल्ड में एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कोई नेता है, इट इज मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, हुँ। इसको चैलेंज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईरान के खोमेनी। वो इसके लिए बोलते हैं कि वो ईरान इसके लिए अपने आप को पोर्ट्रे करता है क्योंकि ईरान एक पुराना सिविलाइजेशन है। वो बोल रहा है कि हमारे पास हिस्टोरिकल जो है, हमारे पास हिस्ट्री है हमारे पास, जबकि जो हाउस ऑफ अल सऊद है वो 100 साल भी पुराना नहीं है, 100-150 साल पुराना है। तो फर्क हुँ। वो है। तो इन दो चारों के अंदर एक तरह से कंपटीशन चल रहा है, और पाकिस्तान सबकी मतलब एक चापलूसी करता है ताकि सबसे पैसे ले सके। इसका एक ही मतलब होता है। वो तो ख़ैर मतलब क्लियर है, इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है, सबको पता है पाकिस्तान पैसे के लिए करता है, जो कुछ भी करता है। पाकिस्तान की तो कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं है कि उस पर वो पाकिस्तान कुछ बोलेगा तो उस पे कुछ होगा। अगर इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो विवाद चल रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो स्टेट को लेकर, अब तक वैसे तो बड़े सारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे भारत और अलग-अलग देशों में सारा इस तरह के प्रोटेस्ट देखने के लिए नज़र आते हैं, लेकिन हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया ने इसने बहुत डिप्लोमैटिक खामोशी और बहुत कन्वीनियंस वाली पॉलिसी अपनाई है पूरे उसको लेकर। यूएई की बात करें, यूएई के साथ दोस्ती है। सऊदी अरेबिया ये अकॉर्ड साइन करने वाला था, उसके जस्ट कुछ दिन पहले ही ये वाला पूरा एकदम इंसिडेंट हुआ, आतंकी हमला हुआ और उस सब में उसके बाद से पूरा ये विवाद हो गया। तो हमें ये लग रहा था कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प आएँगे तो एक बार फिर से अब्राहम अकॉर्ड को परस्यू किया जाएगा। अब तो दूर का ढोल लग रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू तने हुए बैठे हैं, वो तो किसी के सुनने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है कि वही सब होगा जो अमेरिका ने किया पाकिस्तान में? देखिए, 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स, हुँ, 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए थे। हुँ, इसराइल ने उनको जब मारा गया था, उनके जो जितने भी अक्यूज थे, उनको चुन-चुन के मारा था। तो इसराइल छोड़ने वाला नहीं है। हिस्ट्री उनकी ऐसी है कि अगर आपने उनके ऊपर अटैक किया, तो वो आपको कहीं से आप पाताल में भी छुप जाओ तो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने वो हुँ, देख लिया कि कैसे उन्होंने हमास की लीडरशिप को खत्म किया। उन्होंने इस्माइल जो हनाया था उसको भी खत्म किया। पेजर बॉम्ब्स का आपने सुना ही था। तो इसराइल छोड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर कट है कि इज़राइल बदला ज़रूर लेगा। और आपने 1200 इज़रायली को मारा तो इज़राइल ने क्या किया, गाज़ा को ही खत्म कर रहे हैं। गाज़ा का बाजा बजा रहे हैं वो लोग, और गाज़ा के अंदर उसके अंदर जो अ, डोनाल्ड ट्रम्प के जो जमाई हैं जेराड कुशनर, वहाँ पे एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने बोला है इट विल बी द रिविera ऑफ द मिडल ईस्ट। तो एक तरह से उसको स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्वर्ग कैसे बना रहे हैं? पैलेस्टीनियंस की लाश पे बिछा के। देखिए, मैं इसके लिए भी मेरा ये मानना है कि दिस इज एब्सर्ड प्लान ऑफ इसराइल। उनको ये नहीं करना चाहिए। बट एक चीज है कि जो काम हमास ने किया है, उसके बाद उन्होंने ही एक तरह से इसराइल को एक तरह से दिया है कुछ ना कुछ रीज़न करने के लिए। अब इज़राइल सुनने वाला नहीं है। इज़राइल को तो कोई मौका चाहिए कि कुछ करने का। तो ये मौका तो पूरा हमास की लीडरशिप ने दिया है, और कतर ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है इनको।
ये बात तो है क्योंकि कतर में इस तरह के सभी लोगों को शरण मिलती है, सारा कुछ होता है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति बनी हुई है, कतर के सामने जो सिचुएशन बनी हुई है, कतर का क्या रिएक्शन? क्योंकि अब तक कतर की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया है इज़राइली स्ट्राइक के बाद। वो लोग सब लोग एक मिल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, क्या जवाब कतर देगा? यूएई भी कतर के साथ आ गया, सऊदी ने भी निंदा कर दी। पहले खबरें ये आ रही थी कि सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है उस पूरे मिसाइल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद सऊदी ने निंदा भी की कि गलत है एंड एवरीथिंग। आपको क्या लग रहा है कि कतर के पास क्या रास्ता है इज़राइल को जवाब देने का और अमेरिका क्या करेगा इन 2 के बीच में? देखिए, ऑप्टिक्स के लिए सब लोग साथ में आएँगे, कंडेम कर देंगे। ये अभी ओआईसी की मीटिंग बुलाएँगे, वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पारित होगा, वी कंडेम इज़राइल। बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोलेंगे। ठीक है, वो पास हो जाएगा वॉइस वोट से। फिर बुलाएँगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यूएन का मीटिंग बुलाएँगे, वहाँ पे हुँ, भी इज़राइल के खिलाफ करेंगे। फिर हुँ, उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करेंगे, जैसे व्लादिमीर पुतिन का किया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ हुँ। कंडेमनेशन के अलावा, कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसराइल को मालूम है। और इसराइल को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसराइल को मालूम है उसको क्या करना है, और आगे भी उसको अगर नज़र आया कि कोई बच गया है, तो वो वापस भी करेगा। ये भी उन्होंने बोल दिया। ये डेफ़िनेटली होने वाला है, और वार्न किया है, इस बार तो पाकिस्तान का नाम लिया है। तो अगली बार शायद नूर खान एयरबेस या दूसरे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे भारत से एक हमला नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम इज़राइल ही हमला कर देगा। उमेश जी, ये तो डीन्यूक्लियराइज़ेशन। पाकिस्तान के लिए बड़े फ़क्र की बात होनी चाहिए। इज़राइल ने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया। पाकिस्तान का तो स्टेटस बढ़ गया। देखिए, सीधी दिस इज़ वार्निंग फ्रॉम इज़राइल, स्टेटिंग दैट दिस इज़ डीन्यूक्लियराइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला होगा नेक्स्ट टाइम, और इस बार भारत नहीं करेगा, इस बार इज़राइल करेगा। सिंपल सा वार्निंग दे दिया बीबी ने। तो इस बार तो वो अपनी जनता को क्या बताएगा अगर इज़राइल ऐसा करता है, क्योंकि कतर पे अगर स्ट्राइक कर सकता है तो पाकिस्तान भी दूर नहीं है। अब इस बार तो उन्होंने अपनी जनता को झूठ का सारा आडंबर हमेशा की तरह किया। अब आगे क्या? पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचता है? मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनल फोरम पे रो सकता है, और रोने के अलावा कुछ नहीं करेगा। बस इतना ही बोलूँगा। जी, पाकिस्तान का तो ख़ैर फुल टाइम काम ही रोना-धोना है, लेकिन इस बार तो शायद रोने का भी मौका ना मिले। इस बार भारत ने तो रोने का मौका भी दे दिया, लेकिन इज़राइल रोने का मौका भी नहीं देगा। ख़ैर पक्का नहीं देगा, फिलहाल हाँ? पक्का नहीं देगा। तो वो हिस्ट्री कर देगा, पाकिस्तान को हिस्ट्री बना देगा इसराइल। जी, अब देखते हैं इस पूरे मसले में अब कतर का क्या जवाब होता है, क्योंकि कतर की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। वो लोग सब सलाह-मशवरा और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। अब क्या जवाब आता है, ये आने वाला समय बताएगा। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।